बुक 2 का पहला चैप्टर डाइंग सन पढ़ रहे हैं। डाइंग सन के राइटर हैं सर जेम्स जीन्स। सर जेम्स जीन्स बेसिकली एक एस्ट्रोनॉमर थे और उसके साथ साथ वो एक मैथमेटिशियन भी थे। इनका जितना भी हमें वर्क मिलता है पढ़ने को वो सारा साइंटिफिक नॉलेज बेस है और ये चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। इस चैप्टर में एक रेयर इंसिडेंट के बारे में बताया गया है जो कि काफ़ी लाखों करोड़ों साल पहले हुआ था, जब एक सितारा दूसरे सितारे से टकराया और क्या रिज़ल्ट निकला। बेसिकली ये चैप्टर इस पे बेस करता है। इसमें सबसे एक और चीज़ हम देख लेते हैं, डाइंग का मतलब क्या है। डाइंग का मतलब है ढलता हुआ, ख़त्म होता हुआ, मरता हुआ, टूट फूट का शिकार, ये इसका मतलब लिया जा सकता है। डाइंग सन यानी कि ढलता हुआ सूरज या ख़त्म होता हुआ सूरज। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। इस चैप्टर के अंदर से आपसे कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज वाले ही आपके सवाल आपके पेपर में आएंगे, कोई सा भी सवाल आ सकता है। तो कंप्लीट इस चैप्टर को हमने पढ़ना है। पहला पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। अ फ्यू स्टार्स आर नोन, कुछ सितारे जाने जाते हैं, विच आर हार्डली बिगर दैन द अर्थ, जो कि ज़मीन से कुछ बड़े हैं। बट मोस्ट ऑफ देम, लेकिन कुछ सितारे, आर सो बिग, आर सो लार्ज, इतने बड़े हैं, दैट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ अर्थ कुड बी पैक इन साइड, कि हज़ारों सैकड़ों की तादाद में ज़मीनें सितारे के अंदर समा जाए, एक सितारे के अंदर समा जाए, एंड लीव रूम टू स्पेयर, फिर भी जगह बाकी बच जाए। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि एक बात तो कंफर्म है, सितारे, कुछ सितारे ऐसे हैं कि ज़मीन से वो हैं बड़े, कुछ बड़े हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि बड़े हैं। फिर वो कह रहे हैं कि कुछ इतने बड़े हैं कि सैकड़ों हज़ारों की तादाद में ज़मीनें जो हैं वो एक सितारे के अंदर समा जाए, फिर भी जगह बच जाए। आगे मज़ीद कहते हैं कि हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ, आम, वी फाइंड एन इमेंस स्टार, कभी कभार तो इतना बड़ा सितारा मिलता है, लार्ज इनफ टू कंटेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ, कि वो अपने अंदर लाखों करोड़ों की तादाद में ज़मीनों को समा सकता है। यूँ समझे सितारे की शक्ल का एक डब्बा लें और छोटी छोटी बॉल्स लें, ज़मीन को समझे छोटी छोटी बॉल्स हैं और उस बॉक्स के अंदर फ़िक्स करनी है, तो आप लाखों करोड़ों की तादाद में ज़मीनें छोटी छोटी बॉल फिक्स कर लेंगे, फिर भी सितारा फिल नहीं हो पाएगा। तो सितारों का अगर आप साइज़ देखें, हुजूम देखें, तो ज़मीन के मुकाबले में इतना ज़्यादा है। यहाँ तक उन्होंने बताया है कि सितारे साइज़ में कितने बड़े हैं। आगे कहते हैं एंड द टोटल नंबर ऑफ़ स्टार्स इन द यूनिवर्स, और अगर इस कायनात में जितने सितारे मौजूद हैं उनका अगर अंदाज़ा लगाना है तो हम कह सकते हैं प्रोबेबली, शायद, समथिंग लाइक द टोटल नंबर ऑफ़ ग्रेन ऑफ सैंड ऑन ऑल द सी शोर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के सारे साहिल समंदर पर जितने भी रेत के ज़र्रे हैं, अगर उनको हम समझें तो जैसे कि वो अनकाउंटेबल हैं और बेशुमार हैं, तो इसी तरीके से यूनिवर्स में सितारे भी अनकाउंटेबल हैं और बेशुमार हैं। जो कि सितारे अगर हम समझे हैं तो काउंटेबल, वी कैन काउंट देम, लेकिन फिर भी ज़्यादा होने की वजह से वी कैन नॉट काउंट देम, दीज आर अनकाउंटेबल। यहाँ पे उन्होंने सिमिली यूज़ की है स्टार्स का और ग्रेन ऑफ सैंड का आपस में कंपैरिजन किया है। सच इज़ द लिटलनेस ऑफ आवर होम, इतनी थोड़ी सी वैल्यू है हमारे घर की। होम किसे कहा जा रहा है? यहाँ पे अर्थ को कहा जा रहा है। इन स्पेस, खला में छोटी सी वैल्यू है ज़मीन की। व्हेन मेजर अप अगेंस्ट द टोटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स, कायनात में जितनी चीज़ें मौजूद हैं, अगर उनका मवाजना किया जाए ज़मीन के साथ, तो फिर ज़मीन बिल्कुल एक तरह से आप यूँ समझ लें बहुत लिटिल, बहुत छोटी, बहुत डी वैल्यू लाइक है, एक नुक्ते के बराबर है। तो यहाँ पे हमने जो पॉइंट्स पढ़े उनमें एक ये है कि सितारों की तादाद ज़्यादा है, सितारे हजम में भी बड़े हैं, साइज़ में भी बड़े हैं, और ज़मीन बिल्कुल बहुत छोटी है, एक नुक्ते के बराबर है। आगे चलते हैं। दीज मिलियंस ऑफ स्टार, ये जो बहुत सारी तादाद में सितारे हैं, आर वेंडरिंग अबाउट इन स्पेस। ये वेंडरिंग का मतलब होता है बिना मकसद गर्दिश करते रहना, घूमते रहना। तो वो सितारे जो है इस खला में गर्दिश कर रहे हैं। अ फ्यू फॉर्म ग्रुप्स विद जर्नी इन कंपनी, कुछ ऐसे हैं कि जो कि ग्रुप की शक्ल इख्तियार करते हैं और फिर सफ़र करते हैं। बट मोस्ट ऑफ देम ट्रैवल अलोन, लेकिन ज़्यादातर जो सितारे हैं वो
अकेले ही सफ़र करते हैं, अकेले ही गर्दिश करते हैं। एंड दे ट्रैवल थ्रू आ यूनिवर्स सो इमेंस, और वो इस कायनात में, इस बड़ी सी कायनात में इतना ज़्यादा सफ़र करते हैं दैट इट इज़ वेरी वेरी रेयर इवेंट, कि ये बहुत कम रूनुमा होने वाला वाक़या है। इंडीड, बिलाशुबा, फॉर वन स्टार टू कम एनीवेयर नियर टू अनदर, कि एक सितारा गर्दिश करता हुआ दूसरे सितारे के करीब आ जाए, या एक सितारा खला में सफ़र करता हुआ दूसरे सितारे के करीब आ जाए, ऐसा होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फॉर द मोस्ट पार्ट ईच स्टार मेक इट्स वॉयज इन कम्प्लीट लोनलीनेस, क्योंकि ज़्यादातर सितारे, हर सितारा अपना सफ़र मुकम्मल तन्हा, मुकम्मल अकेला करता है। अब यहाँ पे फिर सिमिली यूज़ कर रहे हैं और बता रहे हैं लाइक अ शिप, एक बहरी जहाज़ की तरह, ऑन एन एम्प्टी ओशन, जैसे कि एक खाली समंदर में कोई और जहाज़ ना हो और वो सफ़र कर रहा हो, तो यूँ ही समझ लें एक सितारा भी इस तरह खला में सफ़र करता है। द एवरेज शिप विल बी वेल ओवर अ मिलियन माइल फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर, जब एक शिप, वो इसका करीबी फासला बता रहे हैं एक सितारे का दूसरे सितारे से, तो वो यूँ बता रहे हैं कि एवरेज शिप विल बी वेल ओवर अ मिलियन माइल फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर, कि एक शिप अपने करीबी शिप से भी, एक बहरी जहाज़ अपने करीबी बहरी जहाज़ से तकरीबन मिलियंस माइल्स की दूरी पर होता है। तो फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि एक जहाज़ दूसरे जहाज़ से टकरा जाए। फ्रॉम दिस इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, इस चीज़ से हम आसानी से समझ सकते हैं वाई आ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर एनीवेयर नियर इट, कि क्यों एक सितारा दूसरे सितारे के करीब शाज़ो नादर ही आता है। सेल्डम का मतलब है यहाँ पर कभी कभार, शाज़ो नादर। इधर एक और लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वेंडरिंग, पहली लाइन में, उसका मतलब होता है बिना मकसद घूमना, सफ़र करना। एक और यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, जर्नी भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ट्रैवल लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पर वॉयज लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है। ये सारे सफ़र के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ये जो लफ्ज़ है वॉयज, ये बेसिकली समंदरी सफ़र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दूसरे पैराग्राफ में आपने सितारे गर्दिश कैसे करते हैं, सितारे सफ़र कैसे करते हैं, सितारे क्यों एक दूसरे से नहीं टकराते हैं, और राइटर ने क्या स्केल मॉडल पेश किया है सितारों को बताने के लिए कि एक सितारे का दूसरे सितारे से करीबी फासला कितना है। स्केल मॉडल शिप का हुआ है, ये आपने लास्ट लाइन में पढ़ा है। आगे चलते हैं। वी बिलीव, राइटर यहाँ पे कहता है कि हम ये यकीन करते हैं, हाउएवर अलबत्ता, दैट सम 2000 मिलियन ईयर अगो, तकरीबन काफ़ी लाखों करोड़ों साल पहले, 2000 लाखों साल पहले ऐसा हुआ था। दिस रेयर इवेंट टुक प्लेस, ये कमयाब वाक़या रूनुमा हुआ। कौन सा? कि एक सितारा दूसरे सितारे के करीब आ गया, इस वाक़े की बात अब हो रही है। एंड दैट अनदर स्टार वेंडरिंग ब्लाइंडली, अब खला में, समंदर में, सहरा में कोई ट्रैक तो होते नहीं है जिस पे सफ़र किया जाए, एक ट्रैक पे कोई गलियां सड़कें तो है नहीं, तो ब्लाइंडली एक चीज़ जो है वो जो भी है, चाहे वो समंदरी मखलूक है, चाहे परिंदे हैं, चाहे ये खला में गर्दिश करते हुए दूसरे हेवनली बॉडीज़ हैं, ये सारे ब्लाइंडली सफ़र करते हैं। तो कहते हैं कि बहुत सालों पहले ऐसा हुआ था कि एक सितारा ब्लाइंडली गर्दिश करता हुआ थ्रू स्पेस खला में हैपन टू कम नियर द सन, वो सितारे के करीब आ गया। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा कि सितारे के, एक सितारा गर्दिश करता हुआ दूसरे सितारे यानी कि सन के करीब आ गया। आपको पता है कि सूरज भी क्या है, एक सितारा है। अब आपने यहाँ पे सन का जिक्र आया, तो ये जो टाइटल है द डाइंग सन, ये यहाँ से इंडिकेट करता है कि वो सितारा जो है वो डाइंग जो हुआ, थोड़ा टूट फूट का शिकार हुआ, वो सन था। जस्ट एज द सन एंड द मून रेज टाइड्स ऑन द अर्थ, अब ये भी आपने यकीनन पहले पढ़ चुके हैं कि ओशन में जो मद्दो जज़र पैदा होते हैं, समंदर में जो लहरें नमूदार होती हैं, मद्दो जज़र पैदा होते हैं, वो सूरज और चाँद की कशिश की वजह से पैदा होते हैं। तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि जैसे सूरज और चाँद जो है वो लहरें नमूदार करते हैं ज़मीन पर, सो दिस सेकंड स्टार, अब एक सितारा तो सूरज हो गया, तो दूसरा गर्दिश करता हुआ जो दूसरा सितारा था मस्ट हैव रेज टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन, तो जब वो करीब आ रहा था
तो उसने सूरज की सतह पर भी ऐसे ही लहरें नमूदार की। अब यहाँ पे लफ्ज़ है मस्ट है, की होंगी ज़रूर। अब जब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो ऐसे करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ये तो अदादो शुमार हैं, ख़यालात हैं हमारे कि ऐसा हुआ होगा। उस वक़्त कोई मौजूद तो था नहीं जो देख रहा हो, लेकिन जो हमारे पास नताइज आते हैं उनसे देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस वक़्त ऐसा हुआ होगा। साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं। बट दे वुड बी वेरी डिफरेंट। लेकिन ये जो लहरें नमूदार हुई, दैट वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लिटिल टाइड्स विच द स्मॉल मैस ऑन द मून रेजेस ऑन अवर ओशन। लेकिन ये जो टाइड्स, ये जो लहरें नमूदार हुई दूसरे सितारे की सूरज पे के करीब आने की वजह से, सूरज की सतह पे, ये इतनी छोटी नहीं थी, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी लहरें थी। जैसे चाँद जो है वो समंदर के अंदर छोटी मोटी लहरें अपनी कशिश की वजह से पैदा करता है, ऐसी छोटी लहरें नहीं थी। एन इमेंस टाइडल वे, एक बहुत बड़ी लहर, मस्ट हैव ट्रैवल्ड ओवर द सरफेस ऑफ द सन, एक बहुत बड़ी लहर जो थी वो सूरज की सतह पे नमूदार होनी शुरू हो गई और अच्छी खासी एक बड़ी लहर और आसपास गर्दिश करना शुरू हो गई। एट लास्ट फॉर्मिंग अ माउंटेन, यानी कि वो इस तरीके से आप समझें कि वो ज़ाहिर सी बात है कशिश थी दोनों सितारों के दरमियान, तो वो एक पहाड़ की सी शक्ल इख्तियार कर गई। सो हाई, अब वो कशिश से जो लहर बन रही थी पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर रही थी, वो लहर इतनी ज़्यादा बड़ी हुई दैट वी कैन हार्डली इमेजिन इट, हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। एज द कॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस, अब कॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस, परेशानी का सबब। परेशानी का सबब कौन था? वो सितारा जो गर्दिश करता हुआ सूरज के अभी करीब आया, अभी टकराया नहीं, सिर्फ करीब आया। केम नियरर एंड नियरर, जैसे जैसे वो करीब से करीब आता गया, द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर, बिल्कुल इसी तरीके से वो जो लहर पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर चुका था वो और बड़ा से बड़ा होता गया। जैसे जैसे सितारा करीब आया वो लहर ज़्यादा बड़ी से बड़ी होती गई। तो इस यहाँ पे इन लाइंस में बेसिकली एक इवेंट का जिक्र किया गया है जो कि काफ़ी साल पहले हुआ था कि एक सितारा गर्दिश करता हुआ बाय चांस सूरज के करीब आ गया और उसकी अट्रैक्शन की वजह से सूरज की सतह पर लहरें नमूदार हुई। एंड बिफोर द सेकेंड स्टार बिगेन टू मूव अवे अगेन, और अब सूरज की सतह पे लहरें नमूदार हो चुकी थी। वो जो सितारा था इससे पहले कि वो इसी तरह गर्दिश करता हुआ दूर हो जाता, अभी सितारा टकराया तो था ही नहीं, बस वो करीब आया था तो ऐसा हुआ। अब वो अपने ब्लाइंडली मूव करते हुए दूर हो जाता, उससे पहले क्या हुआ, इट्स टाइडल पुल हैड बिकम सो पावरफुल कि वो जो लहरें नमूदार हुई थी ना उसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा ताकतवर थी और उस सितारे की कशिश इतनी ज़्यादा थी कि सूरज की जानिब, कि सूरज की सतह पर जो टाइड बन रही थी, वेव्स बन रही थी, वो इतनी पावरफुल थी दैट दिस माउंटेन वुड टर्न इनटू पीसेस, कि वो पहाड़ जो है वो टुकड़ों की शक्ल में टूट गया। एंड थ्रू ऑफ, और उसने फेंके अपने स्मॉल पार्ट्स, अपने ही जो सूरज के छोटे छोटे जो टुकड़े थे वो उसने फेंके कहाँ पे, इनटू स्पेस, खला में। यानी कि पहाड़ जो था वो लहर जो है वो पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर गई। और उससे के बाद क्या हुआ कि वो जाहिर सी बात है जब एक चीज़ अपने ज़्यादा बड़ी हो गई तो वो अपने सूरज के साथ वो तब स्टक नहीं हो पाया और जो है सूरज की वो जो हिस्सा था जो माउंटेन की शक्ल इख्तियार कर गया था वो खला में बिखर गया छोटे छोटे पीसेस की सूरत में। These small pieces have been going round the sun ever since। और ये बिलीव किया जाता है कि वो छोटे टुकड़े जो हैं अभी भी आज तक उस वक़्त से सूरज के आसपास चक्कर लगा रहे हैं। They are the planets, उनको planets का नाम दिया जाता है। Great and small, बड़े भी हैं छोटे भी हैं, of which our earth is one, और उन्हीं में से एक हमारी ज़मीन है। तो हमने अभी 3 पैराग्राफ पढ़े हैं तकरीबन ऑलमोस्ट। तो उसमें जो अगर हम बात करें तो वो इस तरह से है कि पहले स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि सितारे बड़े हैं,
तादाद में ज़्यादा हैं, ज़मीन इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती है अगर कायनात की तमाम चीज़ों का मवाजना ज़मीन से किया जाए। फिर हमने पढ़ा था कि सितारे जो है ग्रुप की शक्ल में भी सफ़र करते हैं स्पेस में, लेकिन ज़्यादातर जो है वो अकेले सफ़र करते हैं। और फिर ये भी हमने पढ़ा था कि ऐसा होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि एक सितारा गर्दिश करते हुए दूसरे सितारे के करीब आए। साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि बहुत सालों पहले ऐसा हुआ कि एक सितारा गर्दिश करता हुआ सूरज के करीब आया, सूरज की सतह पे लहरें नमूदार हुई और सितारा टकराया नहीं था सूरज से। और इससे पहले कि वो दूसरा सितारा जिसकी वजह से लहरें नमूदार हुई थी वो और मज़ीद दूर चला जाता, सूरज की सतह पे जो लहरें नमूदार हुई उन्होंने एक पहाड़ की शक्ल इख्तियार की और फिर वो पहाड़ टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में खला में बिखर गया। और कहा यह जाता है, माना ये जाता है कि वो टुकड़े सूरज के आसपास जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, उनको प्लैनेट्स का नाम